पहले सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुख्यमंत्री लोकतंत्र खतरे में नहीं डाल सकती। कोर्ट ने कहा वास्तविकता से आंखें नहीं मूंद सकते। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ी ईडी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ममता बनर्जी को फटकार लगा दी। आईपैक में जिस तरीके से छापे पड़े थे, मुख्यमंत्री वहां पहुंची थी, डॉक्यूमेंट्स लेकर चली गई और उसके बाद ईडी ने जो है इस मामले को कोर्ट में जो है कोर्ट के सामने पेश किया था। इस दौरान अब कोर्ट ने कहा है कि एक मुख्यमंत्री इस तरह के कार्यों से लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कोर्ट ने कहा कि राज्य का मुख्यमंत्री जांच के बीच में आकर लोकतंत्र को खतरे में नहीं डाल सकता और ये नहीं कह सकता कि इसे राज्य और केंद्र के बीच का विवाद ना बनाए। कोर्ट ने कहा कि यह अपने आप में एक ऐसा कृत्य है जो मुख्यमंत्री द्वारा पूरे लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए किया गया है। आपने हमें अंबेडकर के बारे में बताया, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस देश में ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन कोई मौजूदा मुख्यमंत्री ऐसा करेगा। कोर्ट इस दलील से भी सहमत नहीं हुआ कि आर्टिकल 32 से जुड़े प्रश्नों का निर्णय एक बड़ी पीठ द्वारा किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत से आंखें नहीं मूंद सकता। उन्होंने कहा कि जिस दूसरी पीठ के समक्ष एफआईआर का मामला विचाराधीन है, वहां हमने देखा है कि कई न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया था। हम वास्तविकता से आंखें नहीं मूंद सकते। हम राज्य में मौजूद व्यवहारिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें टिप्पणियां करने के लिए विवश न करें। ये एक असाधारण स्थिति है जहां परिस्थितियां पूरी तरीके से भिन्न है। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से जांच कराने और मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका की वैधता पर सवाल उठाया था। उन्होंने तर्क दिया था कि ईडी एक सरकारी विभाग है, इसलिए वो मौलिक अधिकारों का दावा करते हुए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। ऐसे पूरा मामला क्या है? दरअसल इसी साल 8 जनवरी को ईडी ने कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आईपैक के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान ममता कई पुलिसकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आईपैक के कार्यालय और संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर पहुंच गई थी। आरोप थे कि ममता ने जांच में दखल देते हुए लैपटॉप, मोबाइल फोन और चुनाव से जुड़े दस्तावेज हटवा दिए थे। ईडी ने कहा कि इससे जांच प्रभावित हुई और काम में बाधा आई। ईडी ने आईपैक कार्यालय पर क्यों मारा था छापा? ये मामला ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के लीज क्षेत्र से अवैध तरीके से कोयले की खुदाई और चोरी से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि अनूप मांझी इसका मास्टरमाइंड था, जिसने ईसीएल क्षेत्र के 2742 करोड़ रुपए का कोयला अवैध रूप से निकाला। इसके बाद साल 2020 में इस मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। ईडी का कहना है कि अवैध आय को हवाला के जरिए इधर उधर किया गया और करोड़ों की राशि आईपैक को मिली। ईडी ने यह दावा किया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना अधिकार कार्रवाई में दखल देते हुए लैपटॉप, मोबाइल फोन और चुनावी डेटा से जुड़े दस्तावेज जैसे अहम सबूत ही वहां से हटा दिए। इससे जांच प्रभावित हुई और एजेंसी के काम में बाधा पहुंची। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। इस मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने घटनाक्रम को बेहद असामान्य और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताया था। अदालत ने यह भी चिंता जताई थी कि यदि कोई वरिष्ठ संवैधानिक पदाधिकारी केंद्रीय एजेंसी की जांच में बाधा डालता है तो ऐसी स्थिति में कानूनी उपाय क्या होंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की सीबीआई जांच कराने, मुख्यमंत्री और राज्य के पुलिस महानिदेशक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एजेंसी का कहना है कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसियों के अभियानों को शारीरिक रूप से रोका जाए तो उन्हें बेबस नहीं छोड़ा जा सकता है और आखिर वो इस तरीके से अपने काम को अंजाम कैसे देंगे, निष्पक्ष तरीके से जांच कैसे होंगे, तमाम चीजें जो है निकलकर सामने कैसे आएगी जब चुनी हुई मुख्यमंत्री ही जाकर और बीच में जब छापे चल रहे हैं उसके बीच में जाकर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल सब वहां से लेकर निकल जाती हैं और जवाब भी नहीं देना चाहती हैं और उसे राज्य बनाम केंद्र सरकार का मुद्दा बना देती है। बता दें आपको कि जब आईपैक पे छापे पड़े थे, मुख्यमंत्री वहां से डॉक्यूमेंट निकली थी तो उन्होंने यहाँ पे आरोप लगाया था कि अमित शाह
मोदी जो है उनके चुनाव की जो भी रणनीति है उसे चुराना चाहते हैं, इसलिए छापे पड़ रहे हैं, जानबूझ के सब कुछ किया गया। बता दें कि आपको आईपैक के डायरेक्टर को भी हाल फिलहाल में ये पूरा मामला चल रहा है तो इसे लेकर गिरफ्तारी भी हुई है। इस मामले में कई लोग जो है रडार पर हैं, इस मामले पर लगातार अपडेट आते रही है, ईडी लगातार इस मामले पर कार्रवाई भी कर रही है। इस बीच में आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जिस तरीके से ज़बरदस्त तरीके के रिएक्शंस भी देखने के लिए मिल रहे हैं, इस मामले पर जो ईडी के रिमांड पे आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को भेज दिया गया था, हवाला कनेक्शन की जांच जो है वो भी तेज कर दी गई और इस पूरे मामले पर बयानबाजी भी देखने के लिए मिली थी। क्या कुछ बयानबाजी हो रही थी उस वक्त, बीजेपी नेताओं ने भी इस पर टिप्पणी की थी। तो आपको बता दें कि इस मामले पर यह भी कहा जा रहा था कि आईपैक जो है वो ममता बनर्जी के लिए काम करती थी, टीएमसी के लिए काम करती थी। बाद में आईपैक का प्रबंधन जो है पश्चिम बंगाल में अभी फिलहाल के लिए बंद भी कर दिया गया है। एम्प्लॉयज को उन्होंने कहा है कि 20 दिन बाद मिलेंगे, तब तक के लिए कार्यालय जो है उनका आप कह सकते हैं पूरी तरीके से जो ऑफिस है वो अनऑपरेशनल हो चुका है। यहाँ पे ऑपरेशन उन्होंने अब यहाँ पर बंद कर दिया है। मेल के जरिए अपने एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म किया है कि अब आप लोग जो है 20 दिन की छुट्टी पे चले जाइए, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। यानी पूरी तरीके से बंगाल चुनाव के जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद ये फैसला करेंगे कि इसको कंटिन्यू करना है या फिर नहीं कंटिन्यू करना है। इस मामले को लेकर जबरदस्त तरीके की बयानबाजी हुई थी। क्या कुछ कहा गया था, सुनिए। People are not interested about it. They don't have any time to spare on these ECBI activities. They have already applied into their mind that under any circumstances they will oust Trinamool Congress, and thereafter the people will take their own decision, and the government will compel to do that. So far West Bengal new government in waiting is concerned, formation after the new government will take about. देखिए, एक तो मेरी समझ में नहीं आया है कि उसको लेट नाइट 10 बजे 11 बजे क्यों किसी जज साहब के घर पे प्रोड्यूस किया गया। जो लॉ है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास 24 घंटे होते हैं कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने। अगर आपने 7:45 पे इवनिंग में आपने कि उसको अरेस्ट किया है तो आपके पास 24 घंटे हैं। आप सुबह 10 बजे प्रोड्यूस कर सकते थे, आप लंच के टाइम आज प्रोड्यूस कर सकते थे। मैं नहीं समझता कि कोई रिक्वायरमेंट थी कि आप लेट नाइट किसी जज साहब के घर जाकर उनको प्रोड्यूस करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत था। कई केसेस में होता है जहां 24 घंटे एक्सपायर हो रहे होते हैं। अगर 24 घंटे एक्सपायर हो रहे होते हैं तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास एक प्रॉब्लम होती है कि 24 घंटे वायलेट कर देंगे तो एक्यूज को कहीं बेनिफिट मिल जाएगा। उन केसेस में तो हम समझ सकते हैं कि आप लेट नाइट घर जा रहे हैं, बट ऐसे केस में जहां आपके पास पूरे 24 घंटे हैं और आप जज साहब के घर जा रहे हो, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ऐसी एक्सरसाइज को थोड़ा सा इनको आगे से नहीं करना चाहिए, थोड़ा गलत है। जब आप लेट नाइट करते हैं और घर में जाके करते हैं तो एक देयर इज अ सस्पिशन विच इज क्रिएटेड इन द एंटायर प्रोसेस। एट द एंड ऑफ द डे हम तो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। रूल ऑफ लॉ कहता है कि आप सनसेट के बाद अरेस्ट नहीं किए और आप कोर्ट में आप प्रॉपर टाइम जो उसमें प्रोड्यूस करिए। तो मैं समझता हूँ यहाँ कहीं ना कहीं ईडी की जो ये सारी एक्सरसाइज है वो मैं समझता हूँ कि गलत थी। दूसरा, आईपैक जो कंपनी है ये इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें कंसल्टेंसी करते हैं। तो ये स्टेट को पढ़ते हैं, स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसको पढ़ते हैं। ये सारे एक्सपर्ट लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी को ये कंसल्टेंसी देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। अब 2 स्टेट में इलेक्शन चल रहा है। जनवरी से इनके ऑफिस में रेड शुरू हुई, फिर इनके डायरेक्टर्स को बुलाया गया। डायरेक्टर जो अब अरेस्ट हुआ है ये इसने ज्वाइन भी किया जाके। हेड ऑफ फाइनेंस ने अपने सारे कागज दिखा दिए जाके। जो वो चाहते थे, जो ईडी चाहती थी उस तरीके से कोऑपरेट किया गया। लेकिन जिस केस में उनको बुलाया जाता था वो कोल से रिलेटेड था। वेस्ट बंगाल का केस जो 2020 का है, 6 साल पुराना, उसमें आईपैक का कोई लिंक नहीं था। तो जब उनको रियलाइज हुआ कि आईपैक का इस केस से कोई लिंक नहीं है लेकिन हमने रेड कर लिया है, हमने सारा मटेरियल ले लिया है, तो एक नई ईसीआर बना दी गई, एक नई एफआईआर बना दी गई। उस एफआईआर को भी अगर हम पढ़ते हैं या एलिगेशंस को पढ़ते हैं उसमें भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता, चीटिंग का मुकदमा नहीं बनता, कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा नहीं बनता, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो उन्होंने लगाया 477 है वो भी नहीं लगता, और अगर लगता भी है तो वो शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है। चीटिंग बन नहीं रहा, कॉन्स्पिरेसी है नहीं, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, तो फिर ईडी का जुरिडिक्शन कहां से आता है। तो ये कई सारे सवाल हैं जो कल जज साहब के सामने पेश किए गए, बहस हुई, आर्गुमेंट हुआ और जज साहब को बताया गया कि ये जो है ये कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है और डिलिबरेट है, इसमें कोई क्राइम नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है।
तो जज साहब ने सुना, रात को 12 बजे तक बहस सुनी और उसके बाद सुबह मैंने सुना 4 या 5 बजे ऑर्डर रिलीज हुआ है कि उनको 10 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है ईडी को। लेकिन सर कोर्ट ने माना कि कंप्लायंस किंग और सफिशिएंट मटेरियल है कि हाँ। उनको रिमांड पे भेजा जा सकता है। हाँ, तो वो देखिए वो कंटेंशियस इशू है। जज साहब हैज एवरी राइट टू पास एन ऑर्डर। हमारा मानना ये है कि ऑफेंस नहीं बनता है, ईडी का मानना है बनता है। जज साहब ने कहा प्रामा फसाई मेरे हिसाब से ये केस है जिसमें हमें पुलिस कस्टडी देनी चाहिए। जो कंप्लायंसेज हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंसेज होते हैं कि आपने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दे दिए है नहीं दे दिए, या रीजन टू बिलीव दिया है नहीं दिया है, फैमिली को इन्फॉर्म किया है नहीं किया है, मेडिकल कराया नहीं कराया, उसमें वो तो अब कंप्लायंस आजकल करती है ईडी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ गए हैं तो वहां पे नॉन कंप्लायंस नहीं होता है। बट रीजन टू बिलीव और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि वो रीजन टू बिलीव एक्चुअल रीजन टू बिलीव बन जाता है, या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट भी जेन्युइन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है। एक रीजन ये है कि जैसे जो एलिगेशन लगाए कि आप आधा कैश और आधा चेक लिया आपने एक ट्रांजैक्शन में, और जब डायरेक्टर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ तो डायरेक्टर ने कहा नहीं जी ऐसा नहीं है, हमने नहीं लिया। तो डायरेक्टर का वर्जन आ गया कि हमने कैश में रिसीट नहीं ली। तो इस डायरेक्टर के डिनायल को कहते हैं ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ईडी ने कहा हमें इसलिए अरेस्ट करना है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं। फॉल्स स्टेटमेंट मतलब कि आप ईडी के एक्सप्लेनेशन को नहीं मान रहे। ईडी कहती है आपने 50% लिया तो आप कहो 50% लिया। अगर मैं कहता हूं 50% लिया तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं डिनाई करता हूं तो मैं झूठ बोल रहा हूं। इस तरीके से एलिगेशन लगे हैं इस रिमांड एप्लीकेशन में, जिसके बेसिस पे इनको अरेस्ट किया गया। मेरे हिसाब से लाफेबल है, बिल्कुल लाफेबल, कोई ऑफेंस नहीं बनता, कंप्लीटली बोगस केस है। वैसे आपने तमाम बयान सुने, हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अब फटका लगाई है, टिप्पणी बड़ी की है और उन्हें कहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से किसी जांच के बीच में जाकर लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।